आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। हुमायूं का मकबरा दिल्ली की उन खूबसूरत जगहों में से एक है जिसे देखने लोग पूरी दुनिया से आते हैं। ये मकबरा 16वीं शताब्दी में बना था और ये किसी और के कहने की वजह से ही नहीं बल्कि हुमायूं की वाइफ मीदा बानो बेगम के कहने पर बनवाया गया था। ये मकबरा हुमायूं के इंतकाल के 14 साल बाद बनवाया गया और इसमें करीबन 1.5 मिलियन रुपए खर्च हुए थे। इसका इतिहास आज हमें बताएंगे साकिब सलीम। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको हुमायूं के मकबरे में। तो जैसे आज हम हुमायूं के मकबरे में और ये सब जानते हैं कि हुमायूं दूसरे मुगल एम्परर थे इंडिया के, तो कुछ और मैं आपसे जानना चाहूंगी उनके बारे में। जैसा कि आपने भी कहा कि वो दूसरे मुगल एम्परर थे, और अगर देखा जाए तो मुगल एम्पायर की जो बुनियाद जिसे मजबूती कहते हैं वो असल में आपने शायद ये बात भी ज़्यादातर लोग हमारे बीच जानते हैं कि मुग़ल एम्पायर बाबर ने उसकी नींव रख तो दी थी, लेकिन उसके बाद बीच में शेर शाह सूरी कुछ वक्त के लिए उन्हें दिल्ली से उन्होंने भगा दिया था, हटा दिया था। तो उसके बाद जब वापस हुमायूं ने फ़तह किया है, बादशाह हुमायूं ने जब वापस फ़तह किया है, तो उसके बाद का जो मुग़ल एम्पायर है तभी से मुग़ल एम्पायर शुरू होता है। तो एक तरीक़े से हम कह सकते हैं कि हुमायूं को सिर्फ दूसरा मुग़ल बादशाह नहीं देखा जाना चाहिए, एक तरीक़े से हम ये भी देख सकते हैं कि जो मुग़ल एम्पायर बाद में चला वो उसकी बुनियाद ही उन्होंने रखी, एक तरीके से उसकी फाउंडेशन ही उन्होंने रखी, और फिर बाकी चीज़ें जो हुई, और कहीं ना कहीं फिर हम देखते हैं कि फिर उसके बाद बिना किसी रुकावट के सन 1707 तक, जब तक औरंगज़ेब की डेथ होती है, तब तक लगातार हिंदुस्तान में दिल्ली पर ख़ास तौर पर और नॉर्थ इंडिया में मुग़ल सल्तनत रही। जैसे हम जानते हैं कि 16वीं शताब्दी में बना था और उनकी वाइफ के कहने पर ये बनवाया गया। तो थोड़ा मैं आपसे इसके इतिहास के बारे में जानना चाहूंगी मकबरे। अगर हम मकबरे के इतिहास की बात करें जो हमारे सामने है, तो सबसे पहली चीज़ ये शुरुआत है उस कल्चर की जिसमें बादशाहों के, शहंशाहों के या बड़े लोगों के बड़े बड़े मकबरे, उनकी कब्र के आसपास मज़ार और इन सब का बनना शुरू हुआ, और ये एक औरत ने बनवाया है। अगर आप इस बात को ऐसे देखें तो आज के टाइम में बहुत सारी बातें होती हैं विमेन एम्पावरमेंट की और इन सब चीज़ों की, तो एक औरत ने इसे बनवाने का काम किया पूरे तौर पे। उन्होंने ही इसका डिज़ाइनर हेरात से, अफ़गानिस्तान से, मतलब उधर से एक इंसान को गयास नाम के थे, उन्हें लेकर आए, उन्होंने इसका डिज़ाइन फाइनलाइज़ किया, उन्होंने ही ये रखा कि हाँ मेरे हस्बैंड का एक बड़ा सा मकबरा होगा और जिसे देखें लोग, और एक पूरा का पूरा एक 4 बाग, अगर आप गौर करें तो 4 तरफ एक बाग होने का जो कंसेप्ट है, जो बाद में ताजमहल में भी नज़र आएगा, और जो लोग इसे देखते हैं तो पहली नज़र में ही ये समझ में आता है कि ताजमहल बहुत हद तक इस इमारत से इंस्पिरेशन लेकर बना है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि किस तरीके से जो रानियाँ होती थी मुग़ल एम्पायर में, उनका कितना दखल होता था, और लोग सिर्फ नूरजहाँ का नाम जानते हैं, लेकिन बाकी रानियों का भी इतना दखल था कि उन्होंने अपने दम पर एक इतना बड़ा मकबरा बनवाया। तो जैसे भी हम मकबरे में है तो बोला जाता है यहाँ पे एक नहीं 100 मकबरे और हैं, तो वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, जैसा कि आप यहाँ पर शायद देख भी सकते हैं, तो इसमें बहुत सारी कब्र हैं, और जो मेन कैंपस है उसमें कहा जाता है कि 100 से ज़्यादा कब्र हैं। कुछ तो बहुत ही क्लियरली डिस्टिंक्ट हैं, जैसे अंदर आप देखेंगे सेंट्रल कब्र के साथ बाकी चैम्बर्स हैं जिसमें अलग अलग कब्र हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कब्र अगर हम हुमायूं के बाद बात करें, और उनकी वाइफ की एक कब्र है जिन्होंने बनवाया था, हाजी बेगम जिन्हें कहते थे क्योंकि उन्होंने हज किया था। तो अगर हम इनकी बात करें इनसे अलग, तो दारा शिकोह की कब्र का यहाँ पे होना भी कहा जाता है। इस पर थोड़ा सा बहस भी है, स्कॉलरली बहस है। कुछ लोगों का मानना है कि दारा शिकोह की कब्र है, कुछ लोगों का मानना है नहीं है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स ने रिसेंटली इसे बहुत अच्छे से प्रूव करने की कोशिश की है, अलग अलग हिस्टोरिकल टेक्स्ट के साथ बात करते हुए कि ये कब्र दारा शिकोह की ही कब्र है। और जैसा कि इसके बाद ताजमहल में भी हुआ है, तो ऊपर जो आपको कब्र नज़र आती है वो रेप्लिका होता है, उसके नीचे तहखाने में जहाँ पर ज़मीन है वहाँ पर ओरिजिनल कब्र होती है, और वो उसका रख रखाव जैसे भी ASI करता है, तो वो ASI उसका रख रखाव करता है। तो यहाँ पर 100 के करीब कब्र हैं, और वो सारी कब्र
मुग़ल सल्तनत से जो रॉयल फैमिली जिसे बोलते हैं उसी के अंदर की कब्रें हैं। इसे मुगलों का छात्रावास भी कहा जाता था, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब है कि जो यहाँ पर शुरू में यहाँ पर बहुत सारे एक तरीके से इसे एज अ कैंप भी इस्तेमाल किया गया है और बाद में भी। अगर आप इसका ओवरऑल हिस्ट्री देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 1857 में भी जब बहादुर शाह जफ़र आए तो वो यहाँ पर आए अपने शहज़ादों के साथ। तो ये एक तरीके से कैंप के तरीके से आप जहाँ जाएंगे फिर आप पनाह लेंगे, उसके तौर पे भी इसका इस्तेमाल हुआ है। तो यहीं पर सरेंडर हुआ था बहादुर शाह जफ़र का। ये शायद आपको शायद ये बात मालूम भी। इसे इंडिया का पहला बागों वाला मकबरा भी कहा जाता है। पहला बागों वाला तो नहीं, 4 बाग, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि 4 बाग एक कंसेप्ट है कि जो आपने ताजमहल में भी देखा है, जो आपने बाकी कई मकबरों में देखा होगा कि एक सेंट्रल स्ट्रक्चर के 4 तरफ बाग बना दिया जाता है और जिसमें कि मतलब गार्डन होता है जो कि खूबसूरती के लिए होता है, उसमें पानी भी होता है। तो वो जो कंसेप्ट है वो एक बड़े पैमाने पर पहली बार यहाँ पर हुआ। इसके बाद वो अलग अलग जगह रेप्लिकेट हुआ है, यानी कि अलग अलग जगह उसकी फिर नकल एक तरीके से बनाई गई है। जैसे हम जानते हैं मकबरा बना पर ये उनके इंतकाल के 14 साल बाद बना। जी जी। और कहीं ना कहीं इस पे उस वक्त 1.5 मिलियन खर्च हुए थे। जी जी। तो जो उस वक्त के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम है, तो इस पे आप क्या बताना चाहेंगे? जी, जाहिर सी बात है उस वक्त के हिसाब से बहुत भारी रकम है और इसके लिए जो हिंदुस्तान है आज का वो तो है ही, उस ज़माने की जो मुग़ल सल्तनत की जो हद है उसके भी बाहर से कारीगर बुलाए गए हैं, आर्किटेक्ट्स बुलाए गए हैं, पत्थर दूर से लाया गया है, इस पर मेहनत हुई है, वक्त लगा है। लगभग जो इसका एक्चुअल बनने का वक्त है वो 8 साल के करीब का वक्त है। तो इतना वक्त इसे बनाने में लगा है। उसके अलावा इसमें मेटल्स का भी इस्तेमाल हुआ, जैसे सोने का इस्तेमाल हुआ है और बहुत ही महंगे पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। तो जाहिर सी बात है पैसा, और अगर आप उस हिसाब से जैसे भी आपने कहा 15 लाख कितना होता है, तो 15 लाख उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में, ये शायद अरबों में जाए। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये अरबों के हिसाब से ही होगा। तो जैसे इससे पहले हम रहीम खान के मकबरे पर भी गए हैं, तो वो और ये एक तरीके से दिखने में सेम है, पर यहाँ पे जितनी भीड़ है और वहाँ जितना सुकून है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सेंट्रल मकबरा सेम तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक बहुत एक जैसा आप भले ही लग रहा है। एक तो ओवरऑल कैंपस यहाँ का बड़ा है, दूसरा अगर आप रहीम खान के मकबरे को देखें तो वो अभी रेनोवेशन के फेज़ में चल रहा है, तो वो इतना मशहूर इसलिए भी नहीं है, ये काफ़ी पहले से खुल चुका था लोगों के लिए। दूसरा ये भी एक रीज़न है कि हुमायूं ख़ुद से एक ज़्यादा मशहूर शख्सियत है, ज़्यादा मशहूर इंसान है, जिधर लोग जाना चाहेंगे। कैंपस बड़ा है, ये जगह हमेशा से खुली रही, जबकि वो काफ़ी दिनों तक उजाड़ थी। रिसेंटली ASI ने एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर उसका रेनोवेशन शुरू किया, तो अभी तक भी उधर लोगों का फुटफॉल नहीं है। जबकि ये अगर आप देखा जाए तो 93 में जब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है, तो उसके बाद से लगातार यहाँ पर एक तरीके से लोगों को अट्रैक्ट किया है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने भी, हुमायूं का नाम वैसे भी लोगों को ज़्यादा पता था, और पास ही बिल्कुल बहुत पास निज़ामुद्दीन दरगाह होने का भी एक फ़ायदा मिलता है। निज़ामुद्दीन दरगाह तक लोग आते हैं तो सामने यहाँ पर आ जाते हैं, ये भी एक फ़ायदा है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सारी चीज़ें इस पे फुटफॉल को बढ़ा देती हैं। ये ASI के अंडर आता है, क्योंकि ये हम देख रहे हैं बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, यहाँ पे साफ सफाई बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, ये ASI के अंडर में है और ASI के अंडर में ज़्यादातर बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहाँ भी हम जा रहे हैं। हाँ, इसका रखरखाव ASI ने भी कुछ ज़्यादा रखा है। एक वजह ये भी है कि इसके रखरखाव में एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उनकी मदद करती है। अगर आप देखें तो इसके रेनोवेशन में, जैसे आप इसके ऊपर एक पूरा का पूरा सोने की एक छड़ देख रहे हैं, तो वो एक रेप्लिकेशन है, जो ओरिजिनल थी वो ख़त्म हो गई थी, तो उसे कुछ भारत की कुछ कंपनीज़ ने उसे साथ में मिलकर कोलैबोरेट किया है, कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने कोलैबोरेट किया है, और तब ये चीज़ें बनी हैं, ये चीज़ें वापस सही की गई हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं और ASI की मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम का भी इसमें
contribution है? इंस्टाग्राम का कंट्रीब्यूशन इसमें है कि लोग यहाँ आ रहे हैं, आप चारों तरफ देख सकते हैं, लोग अपनी शादी के लिए भी प्री वेडिंग शूट्स भी यहाँ पर अभी कर रहे हैं, कुछ लोग और ऐसी ही रील्स भी बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भीड़ को लाने में उनका एक रोल है, लेकिन रखरखाव में ESI के रोल को और बाकी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके रोल को नकारा नहीं जा सकता। आज हम आपको लेके आए थे हुमायूं के मकबरे में, जहां हमने इससे जुड़ी दिलचस्प बातें जानी। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हर हफ्ते देखते रहिए धरोहर।